सो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सब कुशल मंगल। आज आपका टेस्ट हुआ होगा और काइनेटिक्स का ये फर्स्ट टेस्ट था, तो रिलेटिवली थोड़ा सा मैंने इजी ही रखा था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। बेहतर होता कि इसका डिस्कशन हो जाता, आपके डाउट्स हो जाते, बट कुछ लिमिटेशन है। मैंने सिस्टम तो डेवलप कर दिया था, लेकिन लॉकडाउन के वजह से, और ख़ास करके स्पेशली मैं तो बिल्कुल लॉकडाउन हूँ, मैं तो कंटेनमेंट जोन में हूँ, तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकता। मैं आपके डाउट के टाइम पे भी अवेलेबल नहीं हो पाता हूँ प्रॉपरली। उसका कारण सिंपल सा ये है कि इंटरनेट डाउन है और मोबाइल के इंटरनेट से वो सिस्टम चलता नहीं है फ्लुएंटली। आई होप कि एक दो दिन में कुछ चीज़ें रेस्टोर होगी, इंटरनेट की फैसिलिटी रेस्टोर हो जाएगी, तो आपकी डाउट्स वगैरह बिल्कुल अच्छे तरीके से होने लगेगा। तो इस ड्यूरेशन में आपकी भी थोड़ी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अवेलेबल फैसिलिटीज हैं, जो चीज़ें मिल रही हैं, उसमें आप पूरा ऑनेस्टी के साथ लगे रहें। तभी कुछ मीनिंगफुल हो पाएगा, क्योंकि मैं हूं नहीं आपके सर पे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। इसमें आपकी ऑनेस्टी बड़ी मैटर करेगी। सो बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, दैट इज द डिमांड ऑफ दिस टाइम। जो अपने साथ ऑनेस्ट रहेगा वही इस जंग को जीतेगा, ये याद रखना। इट्स ए वेरी हार्ड फैक्ट, आई एम सेइंग यू। तो क्लास में ही मैं काफ़ी क्वेश्चन करा देता हूँ, इसी लेक्चर में ही। उतने क्वेश्चंस को भी अभी अगर सीखते रहें, साथ में डीपीपी करते रहें, आज मैं आपको और डीपीपी रिलीज कर रहा हूँ, तो चीज़ें बेहतर होती रहेगी। बेस्ट पॉसिबल थिंग्स आपके लिए मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आपके एंड पे इसको कितना यूटिलाइज किया जा रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड फॉर दैट रीजन आई थॉट कि मैं थोड़ा सा आपकी उस डायरेक्शन में मोटिवेट करूं थोड़ा सा, कि आप थोड़ी ऑनेस्टी के साथ अपने काम में लगन से लगे रहें, क्योंकि it is not going to end in 2 days or 5 days. It will take some time. But education एक continuous process है बच्चे, इसमें ब्रेक नहीं आ सकता। एजुकेशन में अगर ब्रेक आ गया ड्यू टू एनी रीजन, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उसको वापस ट्रैक पे लाना। इसलिए आपकी बड़ी जिम्मेवारी है अभी इस समय, और इस जिम्मेवारी को आपको लेना पड़ेगा सिंसियरली थोड़ा सा। तो स्टार्ट करता हूं मैं आज के लेक्चर यहां से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोऑपरेट करेंगे इसमें। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आर्हेनियस इक्वेशन पे मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स करवाए थे। आज थोड़े से और प्रॉब्लम्स को देखेंगे आर्हेनियस इक्वेशन पे, और उसके बाद फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में
और कई बातें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो हम देख रहे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आई थिंक ये हमारा 9th लेक्चर है। केमिकल काइनेटिक्स का ये शायद लेक्चर नंबर 9 है। डेट हो जाएगा आज 30 अप्रैल 2020, है ना। तो आर्हेनियस इक्वेशन को यूज करते हुए एक दो और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को जरा हम प्रैक्टिस करते हैं। पिछले लेक्चर में पूरा मैंने आर्हेनियस इक्वेशन ही सॉल्व करवाया था आपको, और वही चाहिए, ढेर सारे प्रॉब्लम्स करने हैं उस पर, तभी हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सपोज करो एक सिचुएशन दिया जा रहा है, कह रहा है सोरिंग ऑफ मिल्क इन रेफ्रिजरेटर एट 2 degrees Celsius takes 2.5 days, whereas at 27 degrees Celsius soaring occurs in 3 hours only. Determine activation energy assuming soaring of milk follow first order kinetics. सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा हो जाना। देखते हैं, दूध लाते हैं और गलती से अगर फ्रिज के बाहर रह गया तो 2-3 घंटे में खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रिज में रख दें तो खराब नहीं होगा, फ्रिज में भी रखने पे खराब हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो सोरिंग ऑफ मिल्क एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें लैक्टोज जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो अगर हम बात करें सोरिंग ऑफ मिल्क की, तो मिल्क सोर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मिल्क में एक सर्टेन परसेंट ऑफ लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया होगा, यानी कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिएक्शन हो गया होगा। उसके लिए अगर हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखें तो क्या लिखेंगे, KT इज इक्वल टू ln ऑफ A0 अपॉन A, where A0 is the initial amount of milk particles and A is the milk particles remaining unreacted after time t, और इतने में सोरिंग हो गया। तो सोरिंग प्रोसेस के लिए ये कांस्टेंट रहेगा,
चेंज होगा, क्योंकि के चेंज होगा टेम्परेचर के साथ, तो हम कह सकते हैं कि के इंटू टी कॉन्स्टेंट होगा। तो यहां से हम डिराइव कर सकते हैं कि इस प्रोसेस में के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। तो जो आर्हेनियस इक्वेशन दो अलग अलग टेम्परेचर पे हमने लिखा था, आर्हेनियस इक्वेशन दो डिफरेंट टेम्परेचर पे हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था ln of K2 upon K1 is equal to EA upon R T2 minus T1 upon T1 T2। यहां पे K2 upon K1 ये हो जाएगा T1 by T2। सही है ना? T1 by T2। अब इसमें T1 को ले लेते हैं 2 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 275 केल्विन। T2 को ले लेते हैं 300 केल्विन, तो T1 हो जाएगा 2.5 डे, ये हो जाएगा कितना? 60 आवर्स, एंड T2 3 आवर्स। है ना? 3 आवर्स। इसको रख दें तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर स्टोरिंग ऑफ मिल्क सॉल्व हो जाएगा। इसमें रखते हैं। सो 2.3 log K2 by K1 हो जाएगा T1 by T2, 60 डिवाइडेड बाय T1 डिवाइडेड बाय T2 3 is equal to EA upon R into T2 300 minus T1 275 upon 275 into 300। अब इसको सॉल्व करना है। इधर हो जाएगा 2.3 इंटू ये हो जाएगा 20, log 20 कितना हो जाएगा? log 10 plus 2 1.3 is equal to EA upon 8.3 into 25 upon 275 into 300। 25 275 11 into 3 3300। तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ जाएगा? 2.3 इंटू 1.3 इंटू 8.3, 2.3 into 1.3 into 8.3 into 3300, ये जूल होगा, डिवाइडेड बाय 1000 कर लें तो ये किलो जूल आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 0 गया। 8.3 into 2.3 आपको पता है 19 होता है, तो ऊपर इन दोनों का प्रोडक्ट 19 होता है। 19 इंटू 1.3 into 33 अपॉन 10 किलो जूल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अराउंड 81 किलो जूल के करीब आ जाता है। क्या सीखा इसमें? इसमें रेट कांस्टेंट के जगह पे टाइम को सब्स्टिट्यूट करना था फॉर द सेम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो हमने क्या लिया? Kt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो K2 by K1 हो गया T1 by T2। कुछ और सिचुएशन को लेते हैं। एक सिचुएशन है, कह रहा है फॉर decomposition of phosgene gas according to COCl2 going to carbon monoxide gas plus Cl2 gas, for which delta H enthalpy of reaction given is 103 किलो जूल।
The rate constant is expressed as log of k in minute inverse is equal to 15 minus 1420 11,420 just wait a moment 11,420 upon T. Determine activation energy for the reverse reaction. अब करना क्या है, जो रेट कांस्टेंट है वो तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए दिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए दिया है, तो आर्हेनियस इक्वेशन से कंपेयर करके हम एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन मालूम कर लेंगे। और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड डेल्टा एच में रिलेशन आपको मैंने बता रखा है कि डेल्टा एच क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। डेल्टा एच दिया हुआ, फॉरवर्ड इधर से सॉल्व कर लेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा एच आ जाएगी। तो सॉल्व करते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन जब हम लॉग के फॉर्म में लिखते हैं बेस 10 में तो क्या होता है, लॉग ऑफ के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ए अपॉन 2.303 RT। अब अगर इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो दोनों का स्लोप कंपेयर कर देते हैं। क्या होगा, EA अपॉन 2.3 R will be equal to 11420। यहां से एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन आ जाएगा कितना, 11420 इंटू 2.3 इंटू 8.3, ये पता है 19 होता है, तो 19 से इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11420 इंटू 19 217 के करीब ये आ जाएगा किलो जूल में, अपॉन 1000 भी कर लो तो ये अप्रॉक्सीमेटली 217 किलो जूल आ जाएगा। ये आ गया एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब क्या रिलेशन होता है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन होता है डेल्टा एच। तो यहां से एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड माइनस डेल्टा एच। सो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड इज 217 माइनस डेल्टा एच 103, कितना हो गया 114 किलो जूल। ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन। समझ रहे हो, कुछ और वैरायटीज में, बट नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम बिगर प्रॉब्लम। बड़े प्रॉब्लम को मैं लेने जा रहा हूं एक दो, इसमें थोड़ा एग्जॉस्टिव प्रॉब्लम। एक सिचुएशन हम इमेजिन करें, क्वेश्चन है a first order reaction has activation energy 83 kilojoule per mole. If the reaction is carried out at 27 degrees Celsius, only 20%
completed in 100 hours. Only 20% is completed in 100 hours. In the next 1 hour, reaction has to be completed 99% in total. What should be the temperature of reaction for this next 1 hour? देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है reaction is carried out at 27 degrees Celsius, 20% is completed in 100 hour। यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट सॉल्व हो सकता है। हो सकता है ना? एक टेम्परेचर है 300 केल्विन, दूसरा टेम्परेचर है अननोन, यही मालूम करना है। 300 केल्विन पे 20% कंप्लीट हो रहा है इन 100 आवर्स और यहाँ पे 99% इन 1 आवर। बट ये 99% इनिशियल के रिस्पेक्ट में। समझ गए बात को? अब इससे दो रेट कांस्टेंट वर्कआउट किया जाएगा, लेकिन 99% इन टोटलिटी के लिए फिर लॉग में फंस जाएगा मामला। तो थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूं। इन द नेक्स्ट 1 आवर रिएक्शन हैज टू बी कंप्लीटेड 99% ऑफ प्रेजेंट। अभी जो बचा उसका 99%। अब थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अदरवाइज टोटलिटी के लिए 100 आवर के बाद हमें इनिशियल 80 लेना पड़ता है। अब प्रेजेंट का 99%, तो फिर वहां पे ले लेंगे इनिशियल 100 और फाइनल 1 ले लेंगे। तो K1 into 100, K1T is equal to ln of A0 100 upon 80, 20% कंप्लीट हो गया। कितना हो गया ये? ln of 5/4। और इसी तरह से K2 into 1 KT is equal to ln of 100 upon 1, so it is ln 100। यहां से अगर हम K2 by K1 सॉल्व करना चाहें तो K2 by K1 will be what? ln of 100 divided by 1/100 ln 5/4। इसको लिख लेंगे 100 into log 100 upon log 5 minus log 4। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 into 2 हो जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा 0.1, 0.7 minus 0.6, so it is 2000। यानी कि रेट कांस्टेंट में 2000 का फैक्टर है। अगर टोटल में 99% लेते तो यहां पे ये 100 के बजाय 80 लेना पड़ता, तो थोड़ा
मुश्किल हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब ये आ गया K2/K1, लगाओ log ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.3 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। T2 ही अननोन है, बाकी सब कुछ नोन है। इधर क्या लेंगे, log ऑफ 2000 विल बी इक्वल टू EA 83 किलो जूल, 83 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2.3 इंटू 8.3 इंटू T2 अननोन है माइनस T1 है 300 अपॉन 300 T2 300 T2 T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। 8.3 से ये 10 टाइम्स गया, 83 ऊपर हो गया 10,000, नीचे हो गया 2.3 और log 2000 को क्या लिखेंगे, log 2 प्लस log 1000। इट इज log 2 प्लस log of 1000। log of 1000 is 3, log 2 is 0.3, so 3.3 is equal to what, 10 का पावर 4 अपॉन 2.3 इंटू T2 माइनस 300 अपॉन T2 और इस 300 को बाहर ले लेते हैं। तो यहां से इसके 2 जीरो अगर कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 200। जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 23 2.3 इंटू 3, ये आ जाएगा 3.3 इंटू 2.3 इंटू 3, 3.3 इंटू 2.3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100 will be equal to T2 माइनस 300 अपॉन T2। लेफ्ट वाले को जरा सॉल्व कर लेते हैं। 3.3 इंटू 2.3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100, इट इज 0.2277, 0.2277। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन T2 हो जाएगा, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो T2 इंटू 1 माइनस 0.2277 will be equal to 300, so T2 will be equal to 300 divided by 1 minus 0.2277, 0.7723। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 388। So this Kelvin माइनस 273 अगर कर लें 115 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। समझ में आया कुछ आपको? मैंने कहा ही था कि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन मैं लूंगा, अगला क्वेश्चन इससे ही बड़ा होगा। अब एक जरा डिफरेंट सिचुएशन लो, उसमें बहुत कुछ और सीखने को मिलेगा। कह रहा है कि फॉर ए रिएक्शन a rate constant can be
expressed as log of k is equal to 5.4 minus 212 by t plus 3 log of t। अगर ये अलग टाइप का सिचुएशन है या ठीक है, ठीक कराया है, डिटरमिन एक्टिवेशन एनर्जी at 127 डिग्री सेल्सियस। देखो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होने जा रहा है। यूजुअली एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट होता है, लेकिन इसमें एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होने जा रहा है, तभी तो टेम्परेचर दिया है। ये बताओ आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है? लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं तो ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a माइनस e अपॉन आर टी। तो अगर इसे हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें, अगर हम दोनों साइड को विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा? डी ln k अपॉन डी टी, टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म कांस्टेंट है तो हो जाएगा 0 माइनस ई ए अपॉन आर, और 1/t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस 1/t²। ये आ जाएगा ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। याद रखना ये भी आर्हेनियस इक्वेशन का एक फॉर्म है। डी ln k अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई अपॉन आर टी स्क्वायर। अब हम ऊपर वाले इक्वेशन को इस फॉर्म में लाते हैं। सबसे पहले तो लॉग में है तो ln में चेंज करते हैं उसको। तो ln को लॉग में चेंज करने के लिए 2.3 से हम मल्टीप्लाई करते थे, यहां पे ये डिवाइड होगा। क्या लिखा जाएगा? अगर हम उसे ln के फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे ln k अपॉन 2.3 इज इक्वल टू 5.4 माइनस 212 बाई t प्लस 3 अपॉन 2.3 ln ऑफ t। ऐसा करो, अब 2.3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, तो हो जाएगा लेफ्ट साइड में ln ऑफ k इज इक्वल टू 2.3 इंटू 5.4 माइनस 212 इंटू 2.3 अपॉन t प्लस 3 ln t। अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट कर दो, तो डी ln k अपॉन डी टी इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 212 इंटू 2.3 अपॉन टी स्क्वायर, माइनस है और माइनस 1/t होगा डिफरेंशिएशन, अब प्लस 3 अपॉन टी, ln t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/t। ये आ जाएगा 212 इंटू 2.3 प्लस 3 टाइम्स t अपॉन टी स्क्वायर, है नहीं? और यहां पे क्या है? डी ln k अपॉन डी टी इज ई अपॉन आर टी स्क्वायर। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? ई अपॉन आर टी स्क्वायर,
इक्वेट कर देते हैं, तो 212 इंटू 2.3 प्लस 3t अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये अपॉन आर टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, ये आर से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। सो ये विल बी व्हाट, आर इंटू 212 इंटू 2.3 प्लस 3 इंटू 300, मैंने 300 नहीं 400, 127 दिया है, टेम्परेचर की वैल्यू रख दी। अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 212 इंटू 2.3 प्लस 1200, 1687.6, 8.3 इंटू 1687.6, ये जूल हो जाएगा 1200, ठीक है, इंटू 8.3 इंटू 8.3, so it is going to be 14007, 14007 जूल, ये अप्रॉक्सीमेटली 14 किलो जूल। इस तरह से अरेनियस इक्वेशन को डिफरेंट एंगल से हम सॉल्व करके सीख रहे हैं, समझ गया ना। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखेंगे जरा। एक टर्म आता है इसमें नेक्स्ट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन रेट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन रेट वो फैक्टर है जिससे रेट इंक्रीज होता है अगर टेम्परेचर हम 10 डिग्री से राइज कर दें। 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पे रेट जिस फैक्टर से इंक्रीज हो जाए दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मान लो 10 डिग्री से टेम्परेचर राइज किया हमने और रेट डबल हो गया तो कहेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 है। रेट ट्रिपल हो गया तो कहेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट 3 है। और रेट अगर 2.5 टाइम्स हो गया तो कहेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2.5 है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज व्हाट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज द फैक्टर by which a rate of reaction increases on increasing temperature by 10 degree। यानी कि ये रेट है एट t प्लस 10 डिवाइडेड बाय रेट एट t, जहां पे t टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है। फॉर 99% ऑफ द केमिकल रिएक्शन इस टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करता है। यानी कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना से 3 गुना के बीच में चेंज होता है।
अब क्या ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसी चीज पे डिपेंड करता है? देखते हैं ये आएगा कैसे मैथमेटिकली। हमने देखा कि रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑर्डर। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? रेट प्रोपोर्शनल टू के, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से के ही चेंज हो जाता है, के वेरिएबल है यहाँ पे। तो ये रेट का जो रेशियो है T+10/RT, क्या ये रेट कांस्टेंट का भी रेशियो होगा T+10/kT? अब अगर हम इनिशियल टेम्परेचर ले लें T केल्विन और फाइनल ले लें T+10 केल्विन, तो 10 डिग्री का डिफरेंस आ गया। तो आर्हेनियस इक्वेशन लगाते हैं अगर K2/K1, तो यहां हो जाएगा ln of KT+10/kT will be what? EA/R T2 minus T1. T2 minus T1 is 10 divided by T into T+10. Now we can see this ratio depends on activation energy and temperature. For a given reaction, activation energy is constant, so temperature is only variable. टेम्परेचर का जितना बड़ा वैल्यू होगा, टेम्परेचर यहाँ डिनोमिनेटर में है, टेम्परेचर का जितना बड़ा वैल्यू होगा ये क्वांटिटी उतना ही स्मॉल आएगा, और इसलिए एंटी लॉग लेने पे भी वो स्मॉल आएगा। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? कि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो कोएफिशिएंट का वैल्यू स्मॉल होगा, अगर टेम्परेचर लो होगा तो कोएफिशिएंट का वैल्यू लार्ज होगा। यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट टेम्परेचर का फंक्शन होता है। पहली बात, बेसिकली ln के अंदर है क्या? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ही तो है। इज व्हाट? EA/R 10/T into T+10, यही है ना? Therefore higher the temperature, smaller the value of temperature coefficient. इसका क्या मतलब हुआ? कि एक रिएक्शन में 27 डिग्री सेल्सियस पे अगर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पे मान लो रेट हो गया 3 गुना, तो 57 डिग्री सेल्सियस पे अगर 10 डिग्री राइज करोगे तो 3 गुना नहीं 2.5 गुना रेट बढ़ेगा, 2 गुना रेट बढ़ेगा। स्मॉलर फैक्टर से रेट इंक्रीज होगा। यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। एक बात, एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी न्यूमरेटर में है। तो दूसरा पॉइंट क्या बना? ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी greater the temperature coefficient। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो एक रिएक्शन है A2P, एक रिएक्शन है X2Y, एक का एक्टिवेशन एनर्जी मान लो 100 किलो जूल है, एक का एक्टिवेशन एनर्जी मान लो 200 किलो जूल है, और दोनों सेम टेम्परेचर पे हो रहा है।
अगर दोनों में हम 10-10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो रेट किसमें बड़े फैक्टर से इंक्रीज होगा? जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा। अगर इसको दो अलग अलग रिएक्शन हम देखें तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज increased by 10 degrees Celsius, the rate of reaction two will increase by a bigger factor than 1। यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड होगा। एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात? लेकिन स्मॉल टेम्परेचर रेंज में हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट को कांस्टेंट ले लेते हैं और वहां से एक डेरिवेशन आता है। इफ इन स्मॉल टेम्परेचर रेंज टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज considered to be almost constant, then अब एक डिडक्शन देखो। सपोज करो हमारे पास एक रिएक्शन है जो R1 रेट पे हो रहा है एट सम टेम्परेचर T केल्विन। हमने क्या किया? 10 डिग्री टेम्परेचर राइज कर दिया, रेट हो गया R2। क्या ये R2 R1 इंटू टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट टाइम्स रेट इंक्रीज हो जाएगा। हमने 10 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब R3 होगा। क्या ये R3 R2 इंटू टेम्परेचर कोएफिशिएंट विच विल बी इक्वल टू R2 के लिए क्या लिख देंगे? R1 इंटू टेम्परेचर कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अगर हम 10 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ा दें R4 हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये R3 इंटू TC। और R3 का वैल्यू क्या है? R3 का ये वैल्यू है। अगर इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या हो जाएगा? R3 इज इक्वल टू R1, R4 इज इक्वल टू R3। तो R3 तो ये R1 इंटू TC का स्क्वायर इंटू एक TC और है यहाँ पे, ये हो जाएगा R1 इंटू TC का पावर 3। ये पावर कहाँ से आ रहा है? टोटल टेम्परेचर चेंज डिवाइडेड बाय 10 के इंस्टॉलमेंट में टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इसको आप जनरलाइज कर सकते हो कि R फाइनल रेट विल बी इक्वल टू R इनिशियल इंटू टेम्परेचर कोएफिशिएंट का पावर डेल्टा T बाई 10। ऊपर वाले रिएक्शन में 10-10 के फोल्ड में 3 बार बढ़ाया तो डेल्टा T हो गया 30 बाई 10 पावर 3। इसे एक न्यूमेरिकल में रख के देखते हैं। कहा जा रहा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन इज 2.5। if temperature is increased
by 25 degrees Celsius by what factor the rate of reaction will increase. टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया है 25 डिग्री से, तो रेट किस फैक्टर से इंक्रीज होगा? अभी हमने डेरिवेशन किया है क्या? R फाइनल इज इक्वल टू R इनिशियल इंटू टेम्परेचर कोएफिशिएंट का पावर डेल्टा T बाई 10 इज इक्वल टू R इनिशियल इंटू TC 2.5 का पावर डेल्टा T 25/10. सो R इनिशियल इंटू 2.5 का पावर 2.5 का पावर 2.5 इज 2.5 पावर 2.5 9.88 R इनिशियल इंटू 9.88. सो अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 10 टाइम्स हो जाएगा. इस तरह से टेम्परेचर कोएफिशिएंट टर्म को हमने समझा. अब आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ आरएनएस इक्वेशन दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सबसे पहले फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए एंड ई का पावर माइनस ई ए बाय आर टी. आरएनएस इक्वेशन में है ना. हम लिखते हैं K इज इक्वल टू ए इंटू ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी. इसमें ए को हमने कहा था फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. ये है क्या? व्हाट इज दिस ए? ए is the number of collision occurring in unit time proceeding in the direction of activation energy barrier. सभी कोलिजन क्या चाहेगा? अपनी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करके एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर की तरफ जाना. जो उससे ऊपर जाएगा वो क्रॉस करके प्रोडक्ट बनाएगा, जो नहीं जाएगा वो वापस आ जाएगा. तो ये है कि कितना अप्रोच कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को, दैट इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर. इट इज सिंपली फॉर द टाइम बीइंग नंबर ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ये. इट इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स. थोड़ा सा हम इसको आगे मॉडिफाई करेंगे. नंबर ऑफ कोलिजन्स occurring in unit time. अब ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी फैक्टर. इसके बाद आता है इसमें दूसरा टर्म एक्सपोनेंशियल फैक्टर. एक्सपोनेंशियल फैक्टर ये है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. एक्सपोनेंशियल फैक्टर एक्सपोनेंशियल फैक्टर ई का पावर माइनस ई ए बाय आर टी को कहा जा रहा है. ये क्या है? सबसे पहले इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन
its value lies between 0 and 1। इस एक्सपोनेंशियल फैक्टर का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। सही है ना? इस एक्सपोनेंशियल फैक्टर का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। देख लो, अगर टेम्परेचर का वैल्यू 0 लोगे तो ई का पावर माइनस इंफिनिटी 0 हो जाएगा, और टेम्परेचर का वैल्यू अगर इंफिनिटी लोगे तो ई का पावर 0 1 हो जाएगा। ये बताता क्या है? ये बताएगा फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। 1 सेकेंड में जो टोटल कोलिजन हो रहा था ए, उसका कितना फ्रैक्शन सक्सेसफुल हुआ प्रोडक्ट बनाने में, यानी कि कितना फ्रैक्शन का एनर्जी एक्सीड किया एक्टिवेशन एनर्जी से। कुछ समझा मैंने क्या कहा? नहीं ना? ध्यान से सुनेगा तभी तो समझेगा। It is the fraction of collisions occurring in unit time that overcomes the activation energy barrier। समझ में आ गई बात? कि मान लो एक सिचुएशन से इसको समझते हैं। मान लो ए का वैल्यू है 10 का पावर 9 पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, इसका यूनिट होगा टाइम इनवर्स में। एंड ई का पावर माइनस ए बाय आर टी का वैल्यू 10 का पावर -7। इसका मतलब क्या हुआ? K इज इक्वल टू ए इंटू ई का पावर माइनस ई अपॉन आर टी। कितना आ जाएगा? 10 का पावर 9 इंटू 10 का पावर -7, इट इज 100। यानी कि यूनिट टाइम में 1 सेकेंड में जो टोटल 10 का पावर 9 कोलिजन हो रहा था, तो उसमें 100 मॉलिक्यूल ही प्रोडक्ट बनाने के लिए सक्सेसफुल हुआ, बाकी सब तो रिएक्टेंट साइड में ही वापस आ गया। So that is very important to understand theoretically what A signify and what exponential factor signify। exponential factor क्या बताएगा? फ्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल कोलिजन। मीनिंगफुल कोलिजन तो वही हुआ ना जो प्रोडक्ट बनाएगा। समझ गया? अब यहां पे थोड़ा सा आपको इफेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन ऑन द rate of reaction. This is another very important aspects of Arrhenius equation. Effect of orientation. इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। रिएक्शन ऑफ NO with O2 to form NO2। कोलिजन थ्योरी कहता है कि देयर शुड बी कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट।
अब NO2 में इस तरह की बॉन्डिंग है, नाइट्रोजन से दोनों ऑक्सीजन बॉन्डेड है। NO में इस नाइट्रोजन से ये ऑक्सीजन बॉन्डेड है, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और ऑक्सीजन एक लीनियर डायटोमिक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। जब NO और O2 कोलाइड करेगा तो सिंपल वर्जन में दो तरह का ओरिएंटेशन कोलिजन का होगा। O2 N एंड से कोलाइड करे, O2 O एंड से कोलाइड करे। अगर इस तरह से कोलिजन हो जाए तो नो रिएक्शन अगर, क्योंकि NO2 में एक N के साथ O का बॉन्ड तो पहले से ही है और दूसरा भी N के साथ ही O का बनना चाहिए, O का O के साथ नहीं। तो इस कोलिजन की एनर्जी भले एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो, ये कोलिजन सक्सेसफुल नहीं होगा प्रोडक्ट बनाने में। समझ गए ना? सो दिस collision will not be successful in forming product even if the collision energy is greater than activation energy। यानी कि सिर्फ कोलिजन से एनर्जी ही एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस करे जरूरी नहीं है, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन भी होना जरूरी है। अब अगर NO को इस तरह से लिखें और ऑक्सीजन को इस तरह से लिखें और अब अगर कोलिजन हो तो ये प्रोडक्ट बना सकता है, प्रोवाइडेड एनर्जी ऑफ कोलिजन शुड बी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज collision with proper orientation, collision with proper orientation needed for the reaction. If now energy is greater than activation energy, product will form। तब प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी कि दो कंडीशन है रिएक्शन के लिए, एक कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए और दूसरा एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए। बात समझ में आया आप सबको? एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए और कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। अंडरस्टूड? अब इन सब बातों को अकाउंट फॉर करने के लिए
आर्हेनियस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करने जा रहे हैं. देन according to collision theory, the Arrhenius equation needs modification. क्योंकि आर्हेनियस ने ओरिएंटेशन वाले बात को कंसीडर नहीं किया था. तो अब क्या हो जाएगा? आर्हेनियस इक्वेशन है k इज इक्वल टू a इंटू ई का पावर माइनस ई अपॉन आर टी. अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी यही इक्वेशन हो जाएगा k इज इक्वल टू p इंटू जेड इंटू ई का पावर माइनस ई अपॉन आर टी, जहां पे इस p को कहते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर, या इसको ओरिएंटेशन फैक्टर भी कह सकते हैं. एंड z इज फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी. तो अगर p की वैल्यू 1 हो तब तो ये सिंपल आर्हेनियस इक्वेशन ही बन जाएगा. लेकिन p की वैल्यू 1 नहीं होती है यूजुअली. वैल्यू ऑफ p लाइज बिटवीन 0 to 1. It is the factor, it is the fraction, it is the fraction of total collision with energy greater than activation energy, energy greater than activation energy that are occurring in proper ओरिएंटेशन. यानी कि टोटल कोलिजन जिसकी एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है उसका कितना फ्रैक्शन प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हो रहा है, दैट इज P. तो हम कह सकते हैं कि P इंटू जेड है A, और क्योंकि P का वैल्यू या रियल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, पीछे क्या था? थ्योरेटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. क्योंकि P लेस देन 1 है और इसलिए A real will be less than A Arrhenius. In case of
reaction between pure atoms P is equal to 1 because of all collisions will be with proper orientation। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्योर एटम के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो एटम स्फेरिकल होता है, जिधर से भी टकराएगा एक ही जैसा होगा, जैसे दो आयोडीन के बीच का रिएक्शन गिविंग I2। अब यहां पे तो P1 ही होगा क्योंकि ओरिएंटेशन का कोई मीनिंग नहीं है, दो स्फीयर जिधर से टकराए आइडेंटिकल ही है। तो यहां पे P की वैल्यू 1 हो जाएगी। एक एक्सेप्शनल केस है इसमें, रिएक्शन ऑफ पोटेशियम सॉलिड विथ Br2 गैस। जब हम इसे हीट करते हैं तो KBr सॉलिड प्लस Br एटम बनता है। इस रिएक्शन में P का वैल्यू 4.8 होता है, ये समझ लो 1 से भी ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, P इंटू Z की वैल्यू ग्रेटर देन A हो जाएगी, यानी कि रियल वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर विल बी ग्रेटर देन थियोरेटिकल वैल्यू। इसमें क्या होता है कि वो ब्रोमीन जो पोटेशियम से कोलाइड करेगा वो तो रिएक्शन करेगा ही करेगा, कुछ वो ब्रोमीन भी जो पोटेशियम से सीधा कोलाइड नहीं करेगा, पोटेशियम के फील्ड में आ जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगा। यानी कि जितना कोलिजन हो रहा है उससे ज्यादा रिएक्शन हो रहा है। और जैसा यहां पे होता है, ऐसा जहां पे भी होता है उसे हम एक खास नाम देते हैं हार्पून मैकेनिज्म। हियर mechanism is called harpoon mechanism, जिसमें कि कुछ वो रिएक्शन भी हो जाते हैं जिसमें कोलिजन नहीं होता, केवल पोटेशियम के फील्ड में आएगा ब्रोमीन तो वो पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन फेंक के दे देगा उसे और रिएक्शन हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड हार्पून मैकेनिज्म। समझ गए? तो ये सब बातें कोलिजन थ्योरी में हमें सीखने को मिला। कोलिजन थ्योरी बाद की थ्योरी है, आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस थ्योरी पुरानी इक्वेशन है, तो ये उसको मॉडिफाई करता है। अगर कोई पूछे कि कोलिजन थ्योरी किसने दिया है तो ये दिया था साइंटिस्ट जिसका नाम था लिंडमान। साइंटिस्ट जिसने कोलिजन थ्योरी दिया था उसका नाम लिंडमान था, लिंडमान हिंसेलहुड, लिंडमान याद रखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी, इसलिए मैं इसको याद रखने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार मेंस में खास करके नाम वाम का अगर पूछ दिया जाता है। तो लिंडमान हिंसेलहुड थ्योरी। तो इस तरह से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। याद रखना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में जितनी पॉसिबिलिटी दुनिया में बन सकती थी सब कुछ मैंने आपको बता दिया, एक अक्षर नहीं छोड़ा। पास्ट ईयर के क्वेश्चन आप देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, आप इतने आराम से, इतने कंफर्टेबली कर जाएंगे
बशर्ते कि आपने ईमानदारी से सीखा है जो मैंने सिखाया है। तो अब इसमें रहता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो अगले लेक्चर में इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की हम बात करेंगे। आपको डीपीपी देने का जुगाड़ लगाता हूं मैं आज, और आप डीपीपी को सॉल्व करना शुरू करेंगे। फिर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के बाद इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं अभी, तो चलते रहेगा ये, ठीक है ना। आज के लिए इतना, इजाजत है। थैंक यू।